नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। जीएस के 25 क्वेश्चन जो मल्टीटास्किंग एमटीएस का एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस के, उन क्वेश्चनों को आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। 2/8/2019 सेकेंड शिफ्ट का ये प्रीवियस ईयर सेट है एमटीएस का। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से रिलेटेड, उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे आज। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे लागू किया गया था। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का था। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था भारत में, और 1986 में इसको संशोधन करके एक विधेयक लाया गया 2018 में, जो 2019 में लागू हुआ। 2019 में लागू हुआ। 2018 में एक विधेयक पारित हुआ, जिसके एक अधिनियम बनके 2019 में ये संशोधन होकर आया। तो ये पूर्ण रूप से 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में आया था। अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1988 में क्या भ्रष्टाचार निवारण एक्ट भारत में पारित हुआ था 1988 में। ये एक्ट हैं, ऐसे वनडे एग्जाम में ऐसे हूबहू पूछ देता है डेट के हिसाब से। 1988 में भ्रष्टाचार निवारण एक्ट आया था। 1989 जो 1989 है, 1989 में एसटी और एससी एक्ट आया था। 1989 में एससी और एसटी एक्ट आया था। 1988 में भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, और 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी आया था। पर्यावरण संरक्षण एक्ट भी 1986 में आया था। इससे रिलेटेड ये वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन से आप यहाँ पे अगर भी 2 बार पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? ऑप्शन है कॉपर, टिन, जिंक, कॉपर, लेड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, कॉपर, आयरन। तो राइट इसका आंसर क्या है? कॉपर, टिन, जिंक। ये प्रीवियस ईयर का सेट हम है, वहाँ पे इसमें आंसर पहले से टिक है, कॉपर, टिन और जिंक। इसमें से कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है 71 से 95%, ठीक। और जो टिन है, टिन 0 से 11% होता है। और जो जिंक है हमारा 0 से 5%। ये मिश्रण में होता है। गन मेटल में ये परसेंटेज इन तीनों एलिमेंट का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर जो अब बदल के रूस हो गया, यूएसएसआर से लिया गया था क्या? 5 ईयर प्लान योजना। 5 ईयर प्लान। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। ये रूस से। पहले यही रूस यूएसएसआर था, जो डिवाइड हो गया अब रूस हो गया। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए? और मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए। मूल कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए। मूल कर्तव्य है हमारे, वो रूस से हैं। मूल कर्तव्य हमारे रूस से हैं। और प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, वो फ्रांस से लिया गया है। और प्रस्तावना का जो विचार है, वो यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का जो विचार है यूएसए से, और प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता दी गई है, वो फ्रांस से ली गई है। 5 ईयर प्लान 5 वर्षीय योजनाएं हमारे यूएसएसआर से लिया गया। और मौलिक अधिकार यूएसए से, मूल कर्तव्य भी रूस से। ये वनडे एग्जाम में ऐसे ही हूबहू क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग क्या है? एक जीव है। किस संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार खाड़ी के अलावा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी में भी पाया जाता है। अंडमान और निकोबार। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है? सिमलीपाल
जैव संरक्षण कहाँ पे है हमारा? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा, उड़ीसा में है। समझ। जो मानस है हमारा कहाँ पे है? असम में। मानस संरक्षण अभियान कहाँ है? असम में। जल संरक्षण मानस वाला असम में। ग्रेट रण और ऑफ कच्छ, ये कच्छ में ही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस, नोबेल गैस अक्रिय गैसें जो होती हैं उन्हें नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। नोबेल गैस अचेतन शून्य, मतलब बेहोशी, अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें ऑप्शन क्या है? जीनॉन। जीनॉन अचेतन शून्य करने के लिए की जाती है। इसका अब जो सिंबल होता है एक्सी होता है। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक संख्या कितनी होती है? 54। ठीक, 54 इसका परमाणु क्रमांक संख्या होती है। इसका XE ये सिंबल होता है। और इसका एक और यूज, तो ये तो कॉमन यूज हुआ चेतन है। और यूज क्या किया जाता है? जो कैमरा होता है, कैमरा की जो हाई स्पीड फ्लैश बनाने में भी इसको किया जाता है। कैमरे की हाई स्पीड फ्लैश जो होती है उसको बढ़ाने में किया जाता है। और खाद्य संरक्षण में भी इसको यूज किया जाता है। किसमें? खाद्य संरक्षण में। और जो नियान है आर्गन हीलियम, हीलियम एरोप्लेन के टायरों में भरी जाती है। सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। नियान, ये नियान से सोडियम लैंपों का भी यूज किया जाता है। नियान सोडियम लैंपों में भी यूज किया जाता है। हीलियम सबसे हल्की गैस है और अक्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी या इस खिलाड़ी से कौन से रिलेटेड है, ऐसे ऑप्शन करके देता है क्वेश्चन। कह रहा है गुरजीत कौर। गुरजीत कौर एक महिला है, ये वोमेन है। गुरजीत कौर एक महिला है। कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। कहाँ से? ये पंजाब से हैं। क्या खेलती हैं? हॉकी, हॉकी खेलती हैं। जैसे अब कुश्ती दिया है, कुश्ती से बहुत ज़्यादा अपने यहाँ फेमस खिलाड़ी हुए हैं, जैसे सुशील कुमार पुरुषों में, और ऐसे साक्षी मलिक, गीता फोगाट, ये महिलाओं में कुश्ती से। तो ये गुरजीत कौर से निम्नलिखित किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा त्यौहार? बाली तृतीया। जो बाली तृतीया है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये उड़ीसा में बाली तृतीया त्यौहार जो है भाद्र माह में, मतलब भादों का माह, भाद्र माह को मनाया जाता है। को मनाया जाता है। भाद्र माह में ये बाली तृतीया त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ ये एक शिव और पार्वती को ये त्यौहार जो है शिव और पार्वती देवी को समर्पित है। और एक परंपरा यहाँ ये भी है, इस त्यौहार को लेकर एक परंपरा उड़ीसा में ये भी है कि जो भगवान राम थे वो रावण को मारने से पहले रेत की बनी मूर्ति की पूजा की थी। रेत की बनी मूर्ति की पूजा की थी, तब से ये त्यौहार मनाया जाता है। अगले कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे बोनालू। बोनालू कहाँ का त्यौहार है? बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बहुत फेमस त्यौहार है बोनालू, तेलंगाना हैदराबाद। तेलंगाना हैदराबाद में बोनालू त्यौहार मनाया। जैसे छप्पड़ मेला, ये छप्पड़ मेला एक छप्पर गांव है। छप्पर गांव है, ये जो पंजाब में है। वहाँ का ये बहुत फेमस क्षेत्रीय मेला है छप्पड़ मेला छप्पर गांव के अवसर पे मनाया जाता है। वहाँ का एक फेमस गांव है, वहाँ पे छप्पड़ मेला, क्षेत्रीय मेला है। और हार्नबिल नागालैंड का बहुत फेमस फेस्टिवल है। हार्नबिल कहाँ का? नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का हार्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? बेरी की कमी के कारण बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है बेरी की, यहाँ स्पेस की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? B1 विटामिन की कमी से। यहाँ पे विटामिन पूछ रहा है कि कमी के कारण बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कौन से? B1 विटामिन के कारण बेरी। अब विटामिन B3 की कमी से गठिया रोग होता है। कौन सा? गठिया। और एक B12 होता है, B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी, मुंह में छाले आना, B12 एनीमिया रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रखा है? बेरी किस विटामिन की कमी से? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? B1 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? आईन ए अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल इसके राइट आंसर है। अब आईन ए अकबरी के बारे में देखेंगे क्वेश्चन, आईन ए अकबरी क्यों फेमस है और अबुल फजल ने इसको लिखा है। आईन ए अकबरी क्यों फेमस है? ये 16वीं शताब्दी की ये 16वीं शताब्दी की बुक है। 16वीं शताब्दी की, इसमें 16वीं शताब्दी का सारा ब्यौरा दिया हुआ है। अकबर के दरबार के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। जो अकबर शासनकाल हुआ था उसके शासनकाल के दरबार के बारे में, इसमें दरबार के जितना ही प्रशासन व्यवस्था थी उसका सब इसमें ब्यौरा आईन अकबरी में लिखा गया है। आईन अकबरी में अकबर के प्रशासन, दरबार के प्रशासन की व्यवस्था का लिखा गया। इसमें कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। इस बुक के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। इस बुक में कितने खंड हैं? 3 खंड है। तीसरा खंड अकबरनामा के नाम से, जो तीसरा खंड है इसका वो अकबरनामा के नाम से फेमस है। अकबरनामा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अकबरनामा के नाम से। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईन अकबरी में किसका उल्लेख है, किस राजा के? तो अकबर के दरबार की प्रशासन व्यवस्था का, वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसका उल्लेख किया गया है आईन अकबरी में, प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख। इसमें आईन अकबरी के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। तीसरे खंड में किसका, तीसरे खंड को क्या अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में गोल गुंबज स्थित है? तो गोल गुंबज कहाँ? कर्नाटक। कर्नाटक के कहाँ? बीजापुर जिले में। कहाँ? बीजापुर जिले में गोल गुंबज स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में। ये गोल गुंबज कब बनवाया गया था? कंप्लीट कब हुआ था? 1656 में बन के तैयार हुआ था गोल गुंबज। कहाँ? कर्नाटक के बीजापुर शहर में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? अगर राज्य के डिटेल पूछे तो बीजापुर शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था प्रीवियस ईयर में। देखेंगे आप हर प्रीवियस ईयर में एक ना एक दो क्वेश्चन डांस से और उसके वहाँ की लोकल कल्चर से कुछ ना एक क्वेश्चन वहाँ का मिलेगा। क्या कह रहा है? गोवा का लोक नृत्य है कौन सा? फुगड़ी वहाँ का गोवा का एक लोक नृत्य है। अब जैसे ये ऑप्शन बिहू असम का बहुत फेमस नृत्य है। असम कहाँ का? असम, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। बिहू कहाँ का है? असम का है। असम का फुगड़ी जो है गोवा का है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा जहाँ अनुच्छेद 44 भारतीय समान सिविल संहिता केवल गोवा में लागू, ये भी पूछा जाता है बहुत एग्जाम, अनुच्छेद 44 के थ्रू समान सिविल संहिता। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, ये 2019 में पेपर हुआ था। तो उस समय तक विश्व का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में था, ये था। मगर अब प्रेजेंट टाइम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज 2021 में क्वेश्चन अगर ये बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो मोटेरा स्टेडियम जिसका पहले नाम क्या था? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। अब उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 2021 में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका मोटेरा स्टेडियम पहले नाम था पहले नाम मोटेरा स्टेडियम। और जो ऑप्शन दिए हैं पर्थ स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पर्थ स्टेडियम, ठीक। और लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। अगर अभी ये क्वेश्चन इस समय पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो मोटेरा स्टेडियम भारत में कहाँ? अहमदाबाद। इसी का नया नाम अब क्या चेंज करके क्या कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? जो सूरजकुंड झील है, ये सूरजकुंड झील बहुत फेमस झील है। यहाँ पे सूरजकुंड मेला भी लगता हुआ है। यहाँ पे ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरजकुंड मेला कहाँ, तो यहाँ ही लगता है। सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा में। ये सूरजकुंड
कुंड झील जो है बहुत फेमस झील है, कहाँ पे है? हरियाणा में है। कहाँ? हरियाणा में। वनडे एग्जाम में बस हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और अगर राज्यों में देखा जाए न्यायाधीश की नियुक्ति तो राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके सिफारिश पर? राष्ट्रपति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो कौन मुख्य न्यायाधीश होगा वो तो राष्ट्रपति, उसकी राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था? एक बुक है आमोदा, बहुत ही फेमस बुक है, और ये बुक क्या है? महाकाव्य है। ये आमुक्त माल्यदा कौन सी महाकाव्य है? तेलुगु महाकाव्य है। तेलुगु का ये महाकाव्य है आमुक्त माल्यदा तेलुगु का महाकाव्य, जिसका लेखन कार्य किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। कब? 16वीं सदी में। 16वीं सदी। ये तेलुगु का महाकाव्य है। 16वीं सदी में कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा का लेखन कार्य किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तेलुगु का महाकाव्य कौन है? तो आमुक्त माल्यदा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बुक्का राय, और हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक के लेखक किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया था? ये बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर हर बार एग्जाम में एक आपको मिलेगा। जो बुक होगी उस टाइम जब एग्जाम होता है तो लेटेस्ट बुक जो उस टाइम आती है राइटर के द्वारा या कोई फेमस बुक होती है वो जरूर पूछी जाती है। ये 2019 का सेट है, 2020 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय की ये फेमस बुक थी। क्या थी? कौन इसके पूर्व मुख्य नौसेना अधिकारी कौन थे? सुशील कुमार उस समय के मुख्य। ये कब भारत की कब मुख्य नौसेना अधिकारी एडमिरल रहे हैं? तो ये 1908 से 2001 के बीच में रहे हैं। अगर इस बुक में ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, इस बुक में खासकर इन्होंने इस बुक में परमाणु समझौता जो 1919 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जो अन्य देशों के साथ समझौते हुए देश की लड़ाई के लिए, वो इसमें जिक्र किया है प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाते हुए। मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ के थ्रू जो समझौते हुए और उनकी जो अहम भूमिका रही, वो सारी चीज़ों का इसमें जिक्र किया गया है सुशील कुमार द्वारा। सुशील कुमार की ये सबसे फेमस बुक है, जो क्या थे? पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल थे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दो लड़ाई लड़ी गई थी। पहली लड़ाई 1191 में, पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई थी। पानीपत की तराइन की लड़ाई, पहली लड़ाई 1191 में, दूसरी लड़ाई 1192 में। पहली लड़ाई 1191 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई, जिसमें से मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। मोहम्मद गौरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जब 1192 में लड़ाई हुई तो मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। अगर यहाँ पे दूसरी लड़ाई में यहीं से देखा जाए तो भारत की इतिहास यहीं से बदल गया 1192 में। अगर मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार जाता और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो उसके बाद भारत का आज इतिहास जो हम लोग उसके आगे का पढ़ते हैं वो आज का इतिहास दूसरा होता। यहीं से भारत का इतिहास मुग़लों के शासनकाल में ज़्यादा करके यहाँ से इस्लाम और मुग़लों का शासनकाल आया, यहाँ से ज़्यादा भारत में नींव पड़ने लगी मुग़लों के और इस्लाम अन्य लोगों की। पृथ्वीराज चौहान यहाँ जब से पृथ्वीराज चौहान 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में हार हुई, वहाँ से इतिहास की कुछ नई ही कहानी बन गई। अब देखते हैं खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च
16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच 16 मार्च 1527। प्लासी का युद्ध 1757 में। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में, किसके? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में। हेक्टर मुनरो और मुग़ल नवाब के बीच में, जितने जहाँ के मुग़ल नवाब थे, जैसे अवध का हेक्टर मुनरो और मुग़ल नवाबों के बीच, जैसे अवध का वाजिद अली शाह, ये सारे नवाबों मिलकर एक अंग्रेज़ हेक्टर मुनरो के तरफ लड़ाई युद्ध हुआ था, जिसका नाम क्या था? बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 में। क्वेश्चन नंबर 19, ये एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? नाइट्रोजन का निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? नाइट्रोजन के, ये नाइट्रोजन एन होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ठीक, कौन सा सहजीवी जिम्मेदार है? कौन? राइजोबियम। एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो इसके लिए सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है। ये फसलों की जो पैदावार, ये जो बैक्टीरिया जो फसलों की, ये जीवाणु फसलों की पैदावार को बढ़ाता है। और कौन सी फसलों को ज़्यादा करके उपयोगी होता है? दलहनी फसलों के लिए। कौन सी? दलहनी, दालों वाली जो दलहनी फसलें होती हैं उनके लिए ज़्यादा ही लाभदायक होता है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन रखें। इसकी जो संख्या दी है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, कोई निश्चित नहीं रहती कब तक क्या होती है। इसमें जीएसटी परिषद के सदस्यों की ये करंट का क्वेश्चन बनता है। अब जैसे पूछा जाए इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं जीएसटी परिषद में? जितने स्टेट होंगे, जैसे 28 राज्य हैं तो और 3 यूटी के होंगे। कौन कौन से यूटी के 3 होंगे? यूटी के इस समय कौन कौन? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ के तीन मतलब यहाँ के जो वित्त मंत्री, 28 राज्य और यहाँ के 3 यूटी, यहाँ के जितने वित्त मंत्री होते थे, या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री होता था, राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित अन्य मंत्री, सभी मिलाकर ये जीएसटी परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। ये सदस्य बनाए जाते थे। ये पहले कितने थे? 31 थे। अब इस समय कितने? 32। ये नंबर जो है ये चेंज होता रहता है, ये डेटा हर साल चेंज होता रहता है। पहले कितने थे? 31 थे। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में 2020 में 21 में कितने हैं? 33 हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्या कह रहा है? जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र अधिकतम ऊर्जा उत्पादन करता था? जून 2019, जून 2000 करंट का क्वेश्चन ये देखा जाए उस समय के डेटा के हिसाब से अगर पूछ रहा है कि ऊर्जा का उत्पादन कौन सबसे ज़्यादा करता था? कुंडमकुलम। इसका जो राइट आंसर क्या था? कुंडलकुलम, तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये अगर देखा जाए तो अभी भी ऊर्जा संयंत्र में ये अभी भी सबसे अधिक ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा में कुंडमकुलम ही है तमिलनाडु का। कुंडमकुलम ही तमिलनाडु का अभी भी। और जैसे और दिए हैं रावत भाटा, हमारा रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है कैगा, कर्नाटक में। काकरा पार कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये बहुत फेमस है गुजरात में। अभी भी अगर भारत का कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है तो अभी भी कुंडलकुलम, कहाँ? तमिलनाडु का, अभी भी नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है? भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी भाकपा का गठन कब हुआ था? 1925 में। 1925 में। किस? 26 दिसंबर 1900। इसका स्थापना दिवस क्या है? 26 दिसंबर 1925 को इसकी गठन हुआ था भाकपा का, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का 1925 में। किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। किसने? एम.एन. राय ने 1925 में। आज़ादी के पहले ही हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1925 में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। एम.एन. राय ने इसका पार्टी का गठन कहाँ किया था? कानपुर में, यूपी के कानपुर में। यूपी कानपुर में 26 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस एम.एन. राय द्वारा 1925 में। कहाँ? कानपुर, यूपी में। क्वेश्चन नंबर 23, क्या कह रहा है? ये भी एक बुक के इस सेट में बुक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखो मिले हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या कह रहा है? द साइलेंट क्राई के लेखक या लेखिका कौन है? तो कौन है? केंजाबुरो ओए। ये कहाँ के लेखक? ये एक साहित्यकार लेखक हैं। कहाँ के हैं? ये जापान के हैं। क्या कह रहे हैं? द साइलेंट क्राई कहाँ के लेखक हैं? केंजाबुरो। द साइलेंट क्राई
जापान के लेखक हैं केंजा ओए। इन्होंने अपनी इस बुक में ज़्यादा करके वर्णन किया है परमाणु हथियारों का वर्णन किया है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं और किसके पास कितने नहीं हैं। उसका बुक इन्होंने द साइलेंट क्राई नामक बुक में वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे। 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना कब हुई थी, 1885 में। 1885 में स्थापना हुई थी। किसने की थी, ए ओ होम ने की थी। किसने की थी, ए ओ होम ने, एलन ऑक्टेवियन होम ने की थी, जो भारतीय सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, एक IAS अधिकारी थे, सिविल सेवा के ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की भी स्थापना की थी 1884 में। उसके एक साल बाद इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, WC बनर्जी। कौन बनाए गए, WC बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन बने, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम, इनका पूरा नाम क्या था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। इसके प्रथम महासचिव ए होम। ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पूछा जाता है पहले सचिव कौन बने, ए होम ही बने। इन्होंने जिसने स्थापना की वही इसके प्रथम सचिव बने। और इसका दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। जिसकी स्थापना किसने, दादा भाई नौरोजी। इसके 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, 19वें सत्र के तो कौन थे, लाल मोहन घोष। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, लाल मोहन घोष। ये जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन डिस्कस किए ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, मगर अब की बार क्या है, उसने पूछा कि 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे, लाल मोहन घोष। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है, सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व, सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। सरकार का कुल व्यय, सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि। तो क्या इसका राइट आंसर है, सरकार का जो कुल राजस्व होता है, कुल राजस्व और कुल व्यय, कुल जो मतलब जितने स्टेट होते हैं उनका जितना राजस्व होता है और जितना व्यय होता है उसका जो अंतर होता है वही सरकार का राजकोषीय घाटा होता है। जो राजकोषीय घाटा है 2020 और 21 का अनुमानित कितना है, 2020 और 21 का अनुमानित कितना है, 3.8। ये GDP का होता है, GDP का 3.8। और 2019-20 में कितना, 3.5 था ये GDP। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। जो MTS 2019 में सेकेंड शिफ्ट से रिलेटेड 25 क्वेश्चन थे GS के, उन क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे रिलेटेड और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। नमस्कार।